चलिए देखिए, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय हीटिंग। कौन सा नंबर है मेथड का? 10 या 11? बाय हीटिंग कैल्शियम सोल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय हीटिंग कैल्शियम सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए, R C डबल बॉन्ड O माइनस R C डबल बॉन्ड O माइनस Ca2+। जब कोई ये कैल्शियम मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट बनेंगे कैल्शियम सोल्ट, तो ये 2 टाइम्स रहेगा, है ना, Ca2+ है, RCO माइनस का ट्वाइस Ca ये रहेगा ना। ये अभी एक सोल्ट बना ना, ये एक सोल्ट का 1 मोल है, वहीं साथ में Ca2+, यहाँ पर आपका R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O R डैश O माइनस, ये आपका है, ठीक है। और यहाँ पर हम R डैश की जगह आप H ले सकते हो, R डैश की जगह आप H ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कीटोन बनाने हैं, सिमेट्रिक कीटोन बनाने हैं, जैसे कि एसीटोन, तो आप यहाँ पे CH3 लीजिए और इस R डैश को भी CH3 लीजिए। अगर आपको एसिमेट्रिक बनाने हैं तो यहाँ पर R लीजिए, यहाँ पर R डैश लीजिए। अगर आपको बनाने हैं एल्डिहाइड तो इसे R और इसे ले लीजिए H। तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, इतना पार्ट आपका यहाँ से निकल जाएगा ना, ये जो पार्ट है ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। ये यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं, नॉर्मल हीटिंग है, कोई और चीज़ नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ R C डबल बॉन्ड O R डैश, या तो R डैश मिल रहा है या फिर यहाँ पर H। R डैश है तो कीटोन मिल रहा है, H है तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, H है तो आपको यहाँ पर एल्डिहाइड मिल रहा है, प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ CaCO3 समझ गए। कोई एग्जाम्पल लेके बताऊं? दैट मीन्स आप यहाँ पर देखिए, अगर आपने यहाँ पर ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका ट्वाइस Ca, ये आपने लिया, और इसको आपने अगर हीट किया, इसको अगर आपने हीट किया तो यही चीज़ आपको यहाँ भी दिखेगी। आपको फाइनली मिलेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अगर आपने 2 डिफरेंट कैल्शियम सोल्ट लिए, दैट मीन्स आपने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका ट्वाइस Ca, और साथ में कोई और कैल्शियम सोल्ट भी ले लिया, जैसे कि यहाँ पर H C डबल बॉन्ड O माइनस, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सोल्ट ले लिया ट्वाइस Ca, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 की बजाय आ जाएगा H, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, Ca और CO3, तो 2 टाइम्स ऑफ CaCO3, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी सीधी ऐसे जुड़ गई हैं।
उसे रेगुलेटर को एंटी क्लॉकवाइज वहाँ 4 पर कर दियो। हाँ हो गया। अगले रिएक्शन पे चलते हैं। लास्ट रिएक्शन है ये। ओपेनर ऑक्सीडेशन। इसकी स्पेलिंग बड़ी कौन सा नंबर है ये? तो 12 ना। ओपेनर OPPENAUER ओपेनर ऑक्सीडेशन फॉर कीटोन ओनली। फॉर कीटोन ओनली, कीटोन ही केवल ये बना के आपको देगा। ओपेनर ऑक्सीडेशन फॉर कीटोन ओनली। तो इसमें लिखिए it involve the treatment of 2-degree alcohol. It involve the treatment of 2-degree alcohol with excess acetone in the presence of aluminum tri-tertiary butoxide. Aluminum tri-tertiary butoxide, full stop. In this 2-degree alcohol is oxidized. In this 2-degree alcohol is oxidized on the expense of acetone. 2-degree alcohol is oxidized on the expense of acetone. तो देखिए ये रिएक्शन में कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आपका R CHOH 2-degree अल्कोहल है। यहाँ पर 2-degree अल्कोहल ही होना चाहिए, 3 डिग्री या 1 डिग्री पे नहीं चलेगी। और इसके साथ यहाँ पर है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O। साथ में आपको यहाँ पर ये लेना होता है एल्यूमिनियम Al
और आपका O माइनस और C4H9 एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड थ्राइस, ये है ना, एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ये पूरा एक है ही है। उसमें होता क्या है कि जो ये आपका है एसीटोन, एसीटोन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है ना, ऑन द एक्सपेंस ऑफ एसीटोन, है ना। दैट मीन्स अगर आपको एसीटोन एक कीटोन है, इस कीटोन से आपको एक दूसरा कीटोन बनाना है तो आप एक 2 डिग्री अल्कोहल लेकर आइए एसीटोन और उसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये तो बन जाएगा 2 डिग्री एक कीटोन और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल में। तो आपका ये बन जाता है यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O, ये एक कीटोन बन गया और ये जो आपका एसीटोन है ये अब आपका CH3 CHOH यहाँ पर बन गया। तो एसीटोन अपने एक्सपेंस पर उस 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका मैकेनिज्म है, बहुत बड़ा सा मैकेनिज्म है, कुछ है ना, कोई फ्रूटफुल नहीं है, उससे कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट इसका रिजल्ट ही याद रखिए, है ना। चलिए ये ख़त्म, प्रिपरेशन ख़त्म। अब आगे लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहला है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जैसे अगर आप देखें CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर डेल्टा माइनस रहता है, ये डेल्टा प्लस है। ये डेल्टा माइनस की वजह से ये वाटर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। मतलब अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन को पानी में डालते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन पानी में सोल्यूबल हैं। छोटे एल्डिहाइड अगर हैं, मतलब छोटे एल्डिहाइड कीटोन है जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ये पानी में कंप्लीटली मिसेबल है। मतलब आप किसी भी प्रोपोर्शन का सॉल्यूशन बना सकते हो। 100 ml पानी, 10 ml एसीटोन, 100 ml एसीटोन, 10 ml पानी, मतलब किसी भी प्रोपोर्शन का सॉल्यूशन आप तैयार कर सकते हो। जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप को बड़ा करोगे सॉल्युबिलिटी पानी में घटती चली जाएगी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बड़ा होता है तो एल्काइल ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक, वो पानी में डिजोल्व होने से रोकता है। ठीक है, लिखिए इसमें सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये बना लेंगे साथ में, है ना। फॉर्मल्डिहाइड कॉमा एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO होता है ना, फॉर्मल्डिहाइड कॉमा एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन are miscible with water
are miscible with water in all proportions because it forms hydrogen bond with water. ठीक है, फुल स्टॉप. As the number of carbon atom in aldehyde ketone increases, comma, solubility in water decreases. Solubility in water decreases. ठीक है, ये बना लीजिए रेफरेंस के लिए. नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट. तो जब भी ऑर्गेनिक में बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है तो आपस में ही कंपैरिजन की जाती है. कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा हैं, कम है, अल्कोहल से ज़्यादा हैं, कम है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिक्स रहते हैं, उन्हीं में से हमें अलग करना होता है. इनऑर्गेनिक जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की, तो हाई है या लो हैं ऐसे बात करते हैं. यहाँ पे हम बात करेंगे इनसे ज़्यादा है, इनसे कम है. तो दो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लें, CH3OH CH3OH, तो आपको पता होगा कि वो डाइमर बना लेते हैं ऐसे, है ना. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हैं. एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है. एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल या कीटोन के दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते. एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन खुद में नहीं बना सकते आपस में. दो एसीटोन के मॉलिक्यूल खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते. तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है. हाँ, लेकिन मॉलिक्यूल में पोलैरिटी तो है. पोलैरिटी होने की वजह से हाइड्रोकार्बन से इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में तो कुछ डाइपोल भी नहीं है. तो लिखिए इसमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर boiling point of aldehyde and ketone are higher than hydrocarbon, but lower than carboxylic acid and alcohol. तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इन जनरल, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आपका RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम मोलिकुलर वेट के लिए बात की जाती है. ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ज़्यादा हैं, उसके बाद आपके एल्कोहल, इसके बाद आपके ये मतलब RCHO या फिर आपके RCOR, सेम मोलिकुलर वेट के लिए, है ना. और फिर आपके ये RCH3, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं. उनके बाद एल्कोहल, फिर आपके एल्डिहाइड, कीटोन और फिर हाइड्रोकार्बन, ये आपका आता है. ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि अच्छा एल्डिहाइड और कीटोन में किसका ज़्यादा होगा, तो देखिए जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ये सेम मोलिकुलर वेट के लिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो देखिए ये बॉन्ड तो पहले से ही पोलर है, ये बॉन्ड में पोलरिटी है ऐसे, हाँ ना बोलोगे, नहीं बोलोगे, पोलरिटी है. अब ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है. इंडक्टिव इफेक्ट भी उसी डायरेक्शन में डाइपोल एक तरीके से दे रहा है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे पोलरिटी और बढ़ाएगा. वहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दो साइड से ऐसे चल रहा है, तो थोड़ा सा डाइपोल और बढ़ेगा. तो कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट है स्लाइटली ज़्यादा हैं एल्डिहाइड से, क्योंकि थोड़ा सा डाइपोल में ज़्यादा ही बन जाता है.
ठीक है, सेम मोलिकुलर वेट के एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन आपस में आइसोमर्स हैं, तो सेम मोलिकुलर वेट के एल्डिहाइड कीटोन में कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली ज़्यादा हैं, थोड़ा सा डायपोल मोमेंट उनमें ज़्यादा होता है इस वजह से, है ना। तो ड्यू टू स्लाइटली ग्रेटर डायपोल मोमेंट boiling point of ketones are slightly greater than boiling point of aldehyde। ठीक है, थोड़े से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इनमें कुछ ऐसा डिस्कशन वाली बात नहीं बनेगी। एल्डिहाइड, बॉइलिंग पॉइंट, कीटोन, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, बॉइलिंग पॉइंट इसका है 49 डिग्री सेंटीग्रेड। CH3 CO CH3 थोड़ा सा ज़्यादा है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। CH3 CH2 CH2 CHO, बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। CH3 CO CH2 CH3, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन होता है क्लोज। हो गया। चलिए केमिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। ये लिख लिया हमने। Chemical reactions of aldehyde ketone। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा जो भी ये फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन का इनका एक इनहेरेंट नेचर है। जैसे हमने बात करी एल्कीन, एल्कीन किस टाइप के रिएक्शंस देते थे? एडिशन रिएक्शन, और एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, जब एल्कीन में C डबल बॉन्ड C है, बॉन्ड टूटता है तो एक A+ जुड़ता है, एक A- जुड़ता है, B- जुड़ता है। जुड़ते तो दोनों ही है ना, A+ जुड़ता है, B- जुड़ता है, लेकिन नाम जो है जो पहले अटैक करता है उसके बेस पर आता है। एल्कीन पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है तो उसके बेस पर नाम आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
जिसने पहला अटैक किया उसके बेस पर आता है। तो आपके पास है ये R C डबल बॉन्ड OH, जिसने चांद पर पहला कदम रखा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसी का नाम आएगा। बाद में कोई भी वहाँ दौड़ मारता फिर क्या फर्क पड़ेगा। हाँ ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ अब बता रहा हूँ मैं, इसलिए तुमने छेड़ा ये। तो जैसे ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, और कोई कीटोन है जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH R C डबल बॉन्ड OR। इन पर क्या लगता है आपको, ये कैसी रिएक्शन देने चाहिए? कई टाइप की रिएक्शन तो आपने पढ़ ली। एडिशन रिएक्शन, जिसमें कोई पाई बॉन्ड टूट के दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, A भी जुड़ गया। और क्या पढ़ लिया आपने? सब्स्टिट्यूशन, ये आया वो निकल गया। तीसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे कोई ग्रुप लगे थे हमने फोर्सफुली निकाल लिया, डबल बॉन्ड आ गया। आपने पढ़ा है एडिशन, पढ़ा है आपने, पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, पढ़ा आपने, एलिमिनेशन पढ़ा है। इनको देख के क्या लगता है ये कैसी रिएक्शन देने चाहिए? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? एडिशन देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एल्कीन में डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, A और B जुड़ गए, ऐसे ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे कुछ जुड़ जाए, यहाँ पे कुछ जुड़ जाए, तो ये भी एडिशन रिएक्शन देते हैं, है ना। एल्कीन की तरह ये भी आपके एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। मतलब पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा, उन पे होता था पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का। क्यों, चर्चा करेंगे अब इसकी ना, लिखो पहले इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें लिखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन सिमिलर टू एल्कीन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन सिमिलर टू एल्कीन, similar to alkene, similar to alkene, comma, aldehyde also gives addition reactions. Aldehyde also gives addition reactions. Full stop. Usually, comma, electrophilic addition reaction takes place. Usually, electrophilic addition reaction takes place in an alkene. Comma, contrary to this, aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reactions. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो देखिए इन एल्कीन, देखिए इन एल्कीन में आपका क्या है, ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है। एक H को मैं इधर मैं यहाँ पे इधर दिखा देता हूँ। मान लो ये आपका क्या है, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि एक H लगा हुआ है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका एक H लगा हुआ है, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड बनता है इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है इनकी शेयरिंग से। मतलब इन दोनों कार्बन के पास ठीक ठाक एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सराउंडेड है, ठीक है। तो देखिए जब इलेक्ट्रोफाइल आता है E+ का अगर आप अटैक करते हो तो क्या गाना बजता है,
आइए आपका इंतजार था, है ना, आइए आपका इंतजार, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसका स्वागत होएगा, अट्रैक्शन है एक तरीके से। और न्यूक्लियोफाइल होएगा, चल हट, है ना, मतलब इसे धत्कार मिलेगा। तो जुड़ेंगे तो दोनों, लेकिन पहले वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना हुआ, जैसे बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों नहीं होता? क्योंकि बेंजीन पर रिंग पर ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो अट्रैक्ट होता है और न्यूक्लियोफाइल तो रिपेल होएगा ना उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। तो इलेक्ट्रोफाइल के क्लाउड की अप्रोच यहाँ पर चलती है ना, इलेक्ट्रोफाइल के क्लाउड की अप्रोच यहाँ पर चलती है। और दूसरी चीज़, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर टाइप का है, बॉन्ड आपका नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये आपका अट्रैक्ट होगा और ये अगर आने लगे तो ये आपका रिपेल होगा। तो ये आपका चलता है, ये आपका नहीं चलता है, ठीक है। ये एक वन ऑफ द रीजन में से है। अब इन पर देखिए, यहाँ पर देखिए R C डबल बॉन्ड O और आपका यहाँ पर H। ये जो बॉन्ड है ये हाईली पोलराइज्ड बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड आपका पहले से ही पोलराइज्ड है, ये बॉन्ड आपका पहले से ही पोलराइज्ड है, डेल्टा माइनस और यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस, ठीक है। ये आपका पोलराइज्ड है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करे या न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करे, वो वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं बन रही, क्योंकि इसने दो पोल बना लिए हैं और दोनों पोल पे इलेक्ट्रोफाइल भी अप्रोच कर सकता है, कोई समस्या नहीं, और न्यूक्लियोफाइल भी अप्रोच कर सकता है, कोई समस्या नहीं। समझ रहे? यहाँ पर कोई पोल नहीं है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल को तो अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल को कभी दूर रहे, पीछे रहे, ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पर डिसाइड हो गया कौन अटैक करेगा। यहाँ पर भी आप कहोगे यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ऐसी बातें करो, नहीं ऐसी बातें मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये बॉन्ड पहले से ही पोलराइज्ड है। तो यहाँ पे एक पोल इधर बन गया, एक पोल इधर बन गया, तो दोनों चीज़ें अटैक कर सकती हैं। तो दोनों चीज़ों को अटैक करा कर देख लेते हैं। अटैक होने के बाद कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी के बेस पर डिसीजन आएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका R C डबल बॉन्ड O है ना, ये बॉन्ड आपका ध्यान रखिएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये पहले से ही पोलराइज है, ये आपका H। दोनों केस बना लेता हूँ, ये C डबल बॉन्ड O, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस और यहाँ पर आपका ही H। मैं यहाँ पर कराता हूँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, तो एरो की डायरेक्शन ऑब्वियस है कि ऐसे दिखाऊंगा, एरो की डायरेक्शन तो एरो की डायरेक्शन है ना। और मैं यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट बना के लेके जाऊँगा, मैं इंटरमीडिएट यहाँ पर बनाऊँगा, ये बॉन्ड आपका ऐसे तोड़ूंगा और ये ऐसे, तो आपका R C। यूजली E लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि E ऑक्सीजन पर नहीं जुड़ता, तो H प्लस लिख देता हूँ, H प्लस भी तो इलेक्ट्रोफाइल ही है। तो यहाँ पे मैं OH बना लूँगा, यहाँ पर आपका H और यहाँ पे आपका बन जाएगा प्लस। ये इंटरमीडिएट है, इसकी स्टेबिलिटी की चर्चा करनी होगी। और यहाँ पर मैं कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा, जैसे कि मैं करा रहा हूँ यहाँ पर Cn माइनस, तो ये बॉन्ड आपका ऐसे तोड़ दूंगा और इसका अटैक मैं यहाँ पर करा दूंगा, तो आपका बनेगा यहाँ पर ये RCO माइनस और यहाँ पर आपका ये H और यहाँ पर आपका Cn। इन दोनों इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की चर्चा करो, बताओ कौन सा इंटरमीडिएट आपका ज़्यादा स्टेबल है। नीचे वाला कैसे? नहीं वो नहीं, ऊपर वाला है, नीचे वाला ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम इज कंप्लीट, और ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम इज, है ना, इज नॉट कंप्लीट। तो अगर ये इंटरमीडिएट 1 है, अगर ये इंटरमीडिएट मैं इसे 1 बोलता हूं और ये आपका इंटरमीडिएट 2 बोलता हूं, तो 2 इज मोर स्टेबल देन 1। ठीक है, तो अब डिसाइड किससे होगा? वो पहले अटैक करेगा जिससे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तो ऑब्वियस है कि फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है।
अगर इलेक्ट्रोफाइल को मौका दिया जाए तो वो उतना स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बना पाता, तो उससे बोला तू रुक भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक चलता है पहला, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का इसलिए चल रहा था। लिखिए ये क्या सेब के बीज खाने से आदमी मर जाएगा? जैसे वो कौन सी फिल्म थी, मोम फिल्म थी, हाँ, तो क्या सेब के बीज हैं, सेब के बीज को पीस के अगर खाया जाए तो मर जाएगा हैं? कितने बीज से मर जाएगा? 150 से 500 क्रश सीड अगर खाए जाए सेब के तो मर जाएगा हैं? नहीं, कड़वे बादाम 10 से 15 कड़वे बादाम खा लो तो भी मर जाओगे। कड़वे वाले जो बादाम होते हैं, जो कड़वे हो जाते हैं, 10 से 15 कड़वे बादाम खाने पर हैं, एक आध से नहीं होने का। तुम मुझे 20-25 सेब के सीड्स पीस के दे दो, मैं खा लूँगा, सिर्फ सुरक्षित बच जाऊँगा, क्योंकि हमारी बॉडी हाइड्रोजन साइनाइड को प्रोसेस कर सकती है, लेकिन पर घंटे कितना हाइड्रोजन साइनाइड प्रोसेस कर सकती है उसकी लिमिट है ना। तो इसीलिए मैंने पूछा 150 से 500 के बीच में, मतलब ये कुछ, मतलब वो ये अलग अलग बीज में अलग अलग हो सकता है। आपने ये बताया कि आप खिलाएंगे, आप नहीं मरोगे, बाकी लोग मर जाएंगे। नहीं, जनरल इंसान, मैं ये कह रहा हूँ, मैं मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर तू 15-20 सेब के बीज पीस के दे दो तो मैं खा लूँगा, मैं नहीं मरने का, कोई भी आदमी नहीं मरने का। मैं नहीं, वो नहीं कह रहा, मैं ह्यूमन बीइंग कह रहा हूँ मैं। मतलब सेब के बीज पीस के खाने से मर सकते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, लेकिन उसके लिए ठीक ठाक अमाउंट होनी चाहिए। कड़वे बादाम से भी आदमी मर सकता है, क्योंकि उसमें भी HCN वाला वो बन जाता है, लेकिन कड़वे बादाम कम से कम भी, कड़वे बादाम में तो ज़्यादा HCN मिल जाएगा, उसमें कम से कम भी 10-15 होने चाहिए। वे एक कड़वा बादाम खा लिया गया, ओह ये खा लिया, ऐसा नहीं होने का। हमारी बॉडी खुद HCN को प्रोसेस कर सकती है, लेकिन पर घंटे या पर 24 घंटे में कितना है उसकी लिमिट है। एप्पल के बीज, बिटर एलमंड मतलब कोई कड़वे बादाम, पीचीज नाशपाती के बीज, एप्रिकोट क्या होता है? एप्रिकोट आड़ू, हाँ, तो जो भी होता हो वो, हाँ, तो कई सारी चीज़ें हैं जिनके बीज, एप्पल, एप्रिकोट, बिटर एलमंड, पीचीज नाशपाती, चेरीज, चलिए अब आगे हम रिएक्शन, ये लिख लिया सबने? हो गया सबका?
चलिए तो पहली रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। पहली रिएक्शन देखिए भाई, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, हम एडिशन ऑफ HCN करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखिए, एक मिनट, सॉरी, एक चीज़ रह गई अभी, एक चीज़ अभी रह गई, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो देखिए ये हम यहाँ पे बनाते हैं, है ना। तो ऑर्डर आपका ये आता है, ऑर्डर आपका ये आता है HCOOH। फॉर्मल्डिहाइड सबसे तेज़ी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, उसके बाद आपका RCOOH, और उसके बाद आपके RCOO और यहाँ पर आपका H, ये है ना। इसमें दो फैक्टर है, टू फैक्टर्स। देखिए मैं एल्डिहाइड को यहाँ पर बनाता हूँ RCOO, यहाँ पर आपका H। ये बॉन्ड आपका पोलराइज्ड है, डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, इसकी वजह से ही कोई न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच यहाँ पर होती है। ठीक है, ये जो डेल्टा प्लस है ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच अच्छी रहेगी या कम, खराब। न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच के लिए क्वेश्चन बदलता हूँ, न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच के लिए डेल्टा प्लस ज़्यादा से ज़्यादा हो या कम से कम? ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अब इसका मतलब अगर यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो अप्रोच वीकर पड़ जाएगी, क्योंकि वो प्लस आई लगाएंगे, R ग्रुप प्लस आई लगाता है ना। तो पहला फैक्टर, ग्रेटर द प्लस आई ऑफ एल्काइल ग्रुप, ग्रेटर द प्लस आई ऑफ एल्काइल ग्रुप, lesser the न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी ऐसे लिख लेते हैं, रिएक्टिविटी। ठीक है, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा तो यहाँ पर ज़्यादा प्लस आई लगेगा, वे ज़्यादा प्लस आई इस डेल्टा प्लस को डिमिनिश कर देंगे, कम कर देंगे, तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच वीकर हो जाएगी। दूसरा, अगर यहाँ पर मैं एक एल्काइल ग्रुप लगाता हूँ तो स्टेरिक फैक्टर 1 की वजह से है, एक एल्काइल ग्रुप लगाता हूँ स्टेरिक फैक्टर 1 की वजह से है, 2 लगाता हूँ तो 2 की वजह से है, और एक भी नहीं लगाता HH फॉर्मल्डिहाइड तो स्टेरिक फैक्टर बिल्कुल खत्म है। तो ग्रेटर द स्टेरिक फैक्टर लेसर द रिएक्ट, है ना। ग्रेटर द स्टेरिक फैक्टर ऑफ एल्काइल ग्रुप। सर ये आपने वहाँ पे कीटोन बनाना है, कहाँ बनाना है? अच्छा यहाँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे स्टेरिक फैक्टर भी उतना बढ़ेगा। तो ओवरऑल फाइनली दोनों रिजल्ट एक की तरफ इशारा करते हैं कि कीटोन सबसे पुअर परफॉर्मेंस देंगे, एल्डिहाइड उससे ज़्यादा है, और एल्डिहाइड के अंदर भी फॉर्मल्डिहाइड सबसे तेज़ी से रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ठीक है,
हो गया। चलिए पहले रिएक्शन चलते हैं, एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN लिख लिया सबने? एडिशन ऑफ HCN। तो यहां पर देखिए एल्डिहाइड पे भी हो जाएगी, कीटोन पे भी हो जाएगी। वो वही है कि कीटोन पुअर परफॉर्मेंस देंगे, एल्डिहाइड ज़्यादा है। तो RC डबल बॉन्ड OH, एक मैंने कोई एल्डिहाइड लिया और साथ में HCN। वो कहता है कि HCN के साथ आप यहाँ पर NaOH ले लीजिए। NaOH पाउडर फॉर्म में होता है, प्योर NaOH पाउडर फॉर्म का एक सोल्ट है ना। NaOH कैटालिटिक अमाउंट, कैटालिटिक अमाउंट, कैटालिटिक अमाउंट का मतलब बहुत थोड़ी सी अमाउंट में ले लीजिए, या इसके साथ में ले लीजिए आप एक्वस NaOH। अभी हम जानेंगे क्यों ये लेना जरूरी है। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, ये दोनों डायरेक्शन में एक तरीके से है रिवर्सिबल बनाती है ये, है ना। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, CN है जो CN माइनस आपका यहाँ पर लगेगा, ये O माइनस बन जाएगा। और O माइनस को फिर O माइनस मतलब एल्कोक्साइड्स, O माइनस जैसे क्या RO माइनस, और वे एक्वा सॉल्यूशन से H ले लेंगे या HCN से H ले लेंगे। तो फाइनली आपको ये मिलेगा RCH, तो एज इट इज ये जो O माइनस है इसको ये बन जाएगा H, और यहाँ पर आपका CN। इन्हें बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन आपके बन जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर भी क्रिएट हो गया है। दैट मीन्स दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे, है ना, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे। तो देखिए कैसे, RC डबल बॉन्ड OH, जो ये CN माइनस है, ये अगर पेपर के प्लेन में है तो अटैक ऊपर से हो सकता है और अटैक आपका नीचे से हो सकता है, ठीक है। अटैक आपका ऊपर से हो सकता है अबव, और अटैक आपका पीछे से हो सकता है बिलो। ये मॉलिक्यूल अटैक इधर से हुआ तो ये इधर हो जाएंगे, अटैक इधर से हुआ तो ये इधर हो जाएंगे, तो दो कन्फिग्रेशन आएंगे। तो यहाँ पे कायरल सेंटर मतलब दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। ये लिखिए,
नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। लिखिए पहला, जो साइनोहाइड्रिन का बनना है ये एक रिवर्जिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें लिखिए साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन इज रिवर्जिबल, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन इज रिवर्जिबल, कॉमा just dissolving a cyanohydrin in water just dissolving a cyanohydrin in water just dissolving a cyanohydrin in water can give back the aldehyde or ketone you started with, can give back the aldehyde or ketone you started with। पानी में आप डाल देंगे तो अगेन इक्विलिब्रियम बना लेगा इसमें, ऐसे दोनों साइड में दोनों चीज़ें बन जाएंगी। अगर आपने इसमें बेस डाल दिया तो वो इसे कम्प्लीटली ही तोड़ देगा। पानी में डाला तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, इक्विलिब्रियम तो जानते हो गई, ये 50% बन गया, ये 50% बन गया, ये 60%, ये 40%। और अगर आपने इसे एक्वस एल्कली में डाल दिया तो ये 100% ये पीछे चली जाएगी, ये बन जाएंगे, ठीक है। और लिखिए ऑल्सो एक्वस बेस यूजुअली डिकम्पोजेज, ऑल्सो एक्वस बेस यूजुअली डिकम्पोजेज, एक्वस बेस यूजुअली डिकम्पोजेज cyanohydrins completely, cyanohydrins completely, cyanohydrins completely। इसी में आगे लिख लिए फुल स्टॉप। रिएक्शन कैन आल्सो बी प्रोसीड बाय एक्वस NaCN, रिएक्शन कैन आल्सो बी प्रोसीड बाय एक्वस NaCN। दैट मीन्स आप यहाँ पर R C डबल बॉन्ड OH, आप यहाँ पर अगर एक्वस NaCN लेते हैं, देखिए अटैक क्या करता है, अटैक तो आपको Cn माइनस करता है ना, आपको Cn माइनस चाहिए तो भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना, RCOH H और Cn, तो भी आपको साइनोहाइड्रिन मिल जाएंगे, ठीक। पहला चीज़ हुई। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो उसने लिखता है कि HCN के साथ NaOH, आप थोड़ी सी अमाउंट में NaOH भी ले लीजिए तभी रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। तो लिखिए, क्वेश्चन करके लिखिए सेकंड पॉइंट में, वाई लिटिल अमाउंट ऑफ, हाँ एक्वस बेस कहाँ है, एक्वस, हाँ तो बताओ। NaCN एक्वस बेस कहाँ है? तो मैंने ये इतना थोड़ा सा ही है यहाँ पे, ये इसको तोड़ने के लिए आपने ये साइनोहाइड्रिन लिया और उसमें ठीक ठाक बेस डाला, ये टूट गया, ये थोड़ा सा अमाउंट में लिया गया है, यही तो क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं अब। तो लिखिए क्वेश्चन, वाई लिटिल अमाउंट ऑफ NaOH इज एडेड, वाई लिटिल अमाउंट ऑफ NaOH इज एडेड along with HCN, along with HCN। जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो कहता है कि थोड़ी सी अमाउंट में आप NaOH भी ले लीजिए, थोड़ी सी अमाउंट में जहरी जहर को काटेगा, वो वाले नहीं है सुना, जहर को काटेगा तो NaOH से तोड़ देता है, लेकिन वो कहता है कि NaOH ले लीजिए, क्यों? तो देखिए HCN जानते हो, HCN टूटता है ऐसे, H प्लस और Cn माइनस। कोई मुझे बताएगा कि HCN का जो K है वो कितना, जैसे मैं आपको बताऊं CH3COH का जो K है वो है 10⁻⁻5, CH3COH एक वीक एसिड है, उसका K है 10⁻⁻5। HCN का जो K है वो लगभग किस रेंज का रहता है बताइए? -9 के आसपास का, 10⁻⁻9। मतलब ये तो गरीब से भी गरीब एसिड है, ये बहुत घना बुरा एसिड है ये। CH3COH भी 2-3% डिस्ट्रीब्यूट होता है, CH3COH जिसका K है 10⁻⁻5,
इसका K है 10⁻⁹, तो ये कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? बहुत कम, 1% भी हो सकता, मुश्किल से हो पाता हो। तो अगर आपने ये डाला तो ये कितनी कंसंट्रेशन बना पाएगा साइनाइडाइन की? बहुत कम, है ना, बहुत कम बना पाएगा। वहीं आपने उसमें थोड़ा सा बेस डाल दिया, रिएक्शन को आगे खींच लाएगा, तो आपके पास ठीक ठाक अमाउंट में CN- हो जाएगा, इतना कि रिएक्शन प्रोसीड हो सके, समझे? तो इसलिए वो बोलता है कि HCN, अगर आपने केवल HCN लिया तो ये साइनोहाइड्रिन आपको नहीं मिल पाता, थोड़ा सा आप बेस डाल दीजिए तो आपको साइनोहाइड्रिन मिल जाता है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन आगे आ जाता है ना। कोई भी वीक एसिड है, आप उसमें बेस डालते हैं तो बेस H+ को खाता रहेगा, तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होता रहेगा। वैसे लीचेटेल पेंसिल पढ़ा है सबको वो, तो आगे आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए इसमें वो लिखता है NaCN में नहीं है NaCN में तो भर भर के CN- है ही उसके पास, कुछ जरूरत नहीं। HCN अलोन प्रोड्यूस है, देखिए HCN alone produces a very less concentration of CN- ions. HCl alone produces a very less concentration of CN- ions. So reaction with HCN alone is very slow, very slow, comma, by the addition of NaOH, comma, increases the dissociation of HCN, which increases the CN- concentration, concentration, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि एप्पल के बीज खाने से कैसे मर जाते हैं।